Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 4 सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 14 कम्युनिकेशन का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to understand activity first of this lesson. Communication game, active listening. Active listening is an important aspect of communication. Play this game to learn some tips about active listening. Understand your own communication style, be an active listener and give appropriate feedback. यहाँ पे एक गेम है एक्टिव लिसनिंग का। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी कम्युनिकेशन का। जब तक आप अच्छे से किसी बात को सुन नहीं पाइएगा तब उसका आप क्या रिप्लाई दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस गेम से समझते हैं कि एक्टिव लिसनिंग क्या है। हम लोग को इस गेम को खेलना है और कुछ टिप्स को सीखना है एक्टिव लिसनिंग के बारे में। फिर आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में जान पाइएगा और आप ये भी जान पाइएगा कि आप एक एक्टिव लिसनर है या नहीं, और इसके बाद आपको एक एप्रोप्रिएट फीडबैक देना है। चलिए यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए कि कैसे इस गेम को खेलना है। मेक अ ग्रुप ऑफ 4 to 6 पीपल, असाइन अ नंबर टू ईच पर्सन। आपको क्या करना है, 4 से 6 लोगों का एक ग्रुप बनाना है और सबको एक एक नंबर उसको देना है। ईच पर्सन राइट्स अ सेंटेंस ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर। जितने भी लोग हैं एक पेपर के स्लिप पे कुछ सेंटेंस को लिखेंगे। लेट पर्सन नंबर 1 पिक अप एनी स्लिप एंड रीड द सेंटेंस। और कोई भी जो पर्सन है वो एक स्लिप को उठाएगा और उस सेंटेंस को पढ़ेगा। पर्सन नंबर 1 शुड नाउ whisper the sentence to person number 2 and so on till the message reaches back to person number. Now person number 1 reads out aloud the sentence written on the slip of paper. अब क्या करना है कि इसमें जो पर्सन 1 है वो क्या करेगा, उस सेंटेंस को दूसरे पर्सन के कान में फुसफुसाएगा, बस धीरे से बोलेगा विस्पर करके, और ये पूरा तब तक चलेगा जब तक कि वो वापस उसी पर्सन तक ना आ जाए वो मैसेज। अब ये जो पर्सन नंबर 1 है वो सेंटेंस को जोर से बोलेगा जो कि पेपर पे लिखा हुआ है। प्लीज नोट, इज द मैसेज सेंटेंस एग्जैक्टली द सेम, हैज इट चेंज, व्हाट आर द चेंजेस। अब आपको इसमें नोट क्या करना है कि जो सेंटेंस जो मैसेज पेपर के स्लिप पे लिखा हुआ था क्या वही सेम उसने सुना या उसमें कुछ चेंजेस आया है। अगर चेंजेस आया है तो क्या चेंजेस आया है। This activity shows that verbal communication can change and distance the message gets distorted by the time it reaches the last person. This is because every person has his or her own style of communication, different thought processes and ways of interpreting a message. तो ये एक्टिविटी क्या दिखाया कि जो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा था वो चेंज हो सकता है दूर जाते जाते, दूसरे तक जाते जाते। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है और उनके अपने थॉट होते हैं, उनके अपने प्रोसेस होते हैं किसी भी मैसेज को इंटरप्रेट करने के लिए। Now we go through section 14.4 effective communication. You have learned how verbal and non-verbal communication play an important role in our daily life. It becomes essential that we communicate effectively to others for progress in academics, professional domains, as well as to improve our interpersonal relationships. At times we are misunderstood partially or even completely. In both cases, the purpose of communication is defeated. So let us look at some of the points we need to keep in mind so that our communication is made effective. तो आपने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जाना जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग कम्युनिकेट करें, लेकिन कैसे करें, कुछ भी ऐसे ही फालतू में नहीं, इफ़ेक्टिव तरीके में दूसरों के साथ, ताकि हमारा प्रोग्रेस हो सके एकेडमिक्स में, प्रोफेशनल डोमेन्स में, और हमारा जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो हमारा अच्छा रह सके। और हम लोग अगर किसी की बातों को थोड़ा सा भी गलत समझते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है और उस चीज़ को हम थोड़ा सा भी गलत या पूरा गलत समझते हैं तो इससे हमारा जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। बोथ केसेस में जो कम्युनिकेशन है वो डिफीट हो जाता है। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं, हम लोग अपने जैसे अपने माइंड में रखेंगे जिससे जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है वो इफ़ेक्टिव बना रहे।
Before we learn about effective communication, let us understand some difficulties that hinder effective communication. Very often, a message is distorted. For example, some people may change facts and say things to please their boss. People also are selective in terms of their perception. What they see and hear is based upon their needs, motivation, experience, and personal characteristics. While decoding a message, people may project their interests and expectations. People have a limited capacity to process incoming information. When the information is too much, information overload takes place. Then people tend to select, ignore, pass over, or forget information. Further, when we are emotional, such as sad, angry, or very excited, then we are likely to miss out some information. Finally, words mean different, lead to different people. Language uses is influenced by age, gender, and the culture background. तो हम लोग पहले इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जानेंगे जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा हम लोग को बाधा पहुंचाता है, जो मैसेज को हम लोग डिस्टॉर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कोई फैक्ट्स को सुनते उस चीज़ को चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं? अपने बॉस को खुश रखने के लिए कि हाँ उनकी बातों को सुन के बॉस उनके खुश हो जाएंगे। या फिर जो लोग होते हैं कुछ सेलेक्टिव होते हैं, मीन्स जो बात सुनते हैं उसमें से जो चीज़ उनको अच्छा लगता है बस उसी को दूसरों तक पहुंचाते हैं सेलेक्ट करके, और बाकी जो उनको बुरा लगता है वो दूसरों को सुनाते भी नहीं है। आधा अपने तक बात रख लेते हैं और आधा दूसरों को मतलब सुना देते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग कम्युनिकेशन पे देख रहे हैं वो क्या है, सब सुनी सुनाई बातों पे है। बेस्ट किस पे? अपने ज़रूरत के हिसाब से, आपको उससे क्या मोटिवेशन मिल रहा है, आपको क्या उससे एक्सपीरियंस मिला, और आपके अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये सब चीज़ें बेस्ड है। किसी भी मैसेज को डिकोड करने के लिए जो लोग होते हैं वो अपना इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस उसमें डाले होते हैं। लोगों के पास एक अपना लिमिटेड कैपेसिटी होता है जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए। जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो उस मैसेज को डिसॉर्ट करने में रोल प्ले करता है। जैसे कि इमोशनल है, आप कभी बहुत ज़्यादा दुखी है, गुस्सा है, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसमें से आप कुछ ना कुछ चीज़ों को मिस कर दोगे। फाइनली जो वर्ड्स होंगे वो दूसरे लोगों के लिए दूसरा मतलब देंगे। और लैंग्वेज का जो यूजेस है वो इन्फ्लुएंस किससे होता है? एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, और कल्चर बैकग्राउंड के हिसाब से। नाउ वी आर गोइंग थ्रू सेक्शन 14.5 फीचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम लोग अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स के बारे में जानेंगे। Certain features of effective communication are: first, common frame of reference. The sender and the receiver should interact at a common level of understanding. When a mother speaks to her child, she uses words which are present in the child's vocabulary. Example, a scolding tone if the child has been naughty, or a concerned tone when the child is unwell. But while speaking to her sister, she will use different words, phrases, and tones depending upon the context. Thus, a common level of understanding is essential for effective communication. तो जो सेंडर है या जो रिसीवर है, ठीक है, दोनों उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए उनके पास एक कॉमन लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब एक माँ अपने बच्चे से बातें कर रही होती है तो वो अपना कौन से वर्ड्स का वो यूज़ करेंगे? उसी वर्ड्स को वो यूज़ करेंगे जो बच्चे की वोकैबुलरी में पहले से अवेलेबल है। जैसे कि वो डांटेंगे तो कैसे डांटेंगी? वो डांटने के टोन में ही उस बच्चों को डांटेगी जो कि उसका बच्चा समझ सके कि हाँ माँ डांट रही है मुझे। अगर बच्चा कोई बदमाशी कर लिया तो माँ उसी के टोन में उसको डांटेगी। लेकिन वही माँ जब अपनी बहन से बात कर रही हो तो वो क्या जैसे बच्चों को डांटी है क्या वैसे ही वो अपनी बहन को भी डांटेगी? बिल्कुल नहीं। वो उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर टोन्स का यूज़ करेगी जो कि उसकी बहन के कॉन्टेक्स्ट में है। इसलिए हम लोग को इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में। द सेकेंड वन इज म्यूचुअल इंटरेस्ट. Contents of the communication must be of mutual interest to the sender and receiver. For a farmer, how to stock market operates is of no interest as his concern is about the quality of seeds and manure or the effect of climate changes on the crops. तो मैसेज का जो
कंटेंट है कम्युनिकेशन का वो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट वाला होना चाहिए। जो बताने वाला अगर कुछ बातें बता रहा है तो जो रिसीवर है तो उसको भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो उस बात को ध्यान से सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर हम एक किसान को स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे तो क्या वो उसमें इंटरेस्ट लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके कंसर्न का है ही नहीं, वो उसके काम का नहीं है। अगर हम लोग उसी किसान को क्वालिटी ऑफ सीड्स बताएंगे, खाद के बारे में बताएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएंगे कि उसका क्या इफेक्ट है क्रॉप्स का, तो वो उस बातों को ध्यान से सुनेगा। अदरवाइज अगर उसको हम लोग स्टॉक मार्केट या फिर कुछ और बातें बताते तो वो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है। थर्ड वन इज कॉमन लैंग्वेज। Language is the strongest means of our communication. A common language ensures effective communication because it ensures minimum misunderstanding of words, phrases, idioms and proverbs. तो कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन का एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स है वो क्या है? लैंग्वेज। एक कॉमन लैंग्वेज ये इंजोर्स करता है कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं, क्योंकि इसमें आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हो। जो भी वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स यूज़ किए गए हैं कम्युनिकेशन में, आप उसको तुरंत समझ जाते हो। अगर वही आप दूसरे लैंग्वेज को समझने वाले और जो आपको अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाहता है, अगर वो दूसरे लैंग्वेज में बात करे तो आप दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। The fourth one is common environment. People from similar backgrounds understand the masses without much problem. Thus, common nationality, economic status, culture, social interest, age group and professions are some examples. Can you make a list of the other common issues? You must have noted how it is easier to talk to people from your own religious group, class or town. अब कम्युनिकेशन के लिए कॉमन इन्वायरमेंट भी होना ज़रूरी है, मीन्स सिमिलर बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है, जिससे आप मैसेज को बिना किसी प्रॉब्लम के समझ सको। इसका मतलब क्या कि आपकी नेशनैलिटी एक है, आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, कल्चर है, सोशल इंटरेस्ट, एज ग्रुप, प्रोफेशंस, ये सब जो चीज़ें हैं वो कुछ एग्जाम्पल है कॉमननेस का। आप इस तरह से कुछ अदर इश्यूज़ के बारे में भी लिस्ट बना सकते हो। आपने नोट किया होगा कि आप अगर अपने ही रिलीजियस ग्रुप से बातें करते हो, अपने क्लास या टाउन के लोगों से बात करते हो, तो आप उसको अपनी बातें बहुत ही इजीली समझा पाते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेंगे एक जर्मन और एक इंडियन का। ओके, जर्मन जो है वो इंडियन से अपने लैंग्वेज में जब बात करेगा तो क्या वो इंडियन समझेगा? नहीं समझेगा। अगर वही इंडियन लैंग्वेज में अगर जर्मन से बात करें तो क्या वो समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। इसका मतलब क्या कि हमें किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए कॉमन इन्वायरमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। Given below are tips on how verbal communication can be made more effective. यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव हम लोग किस प्रकार बनाएं। इम्प्रूव लैंग्वेज बाय रीडिंग एंड लिसनिंग। आप अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो किस प्रकार से? रीड करके और किसी की बातों को सुन करके। वर्क ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन, टोन एंड प्रोनाउंसिएशन। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन, टोन और प्रोनाउंसिएशन पे काम करना होगा। थिंक एंड देन स्पीक। पहले सोचो उसके बाद बोलो। डू नॉट स्पीक फास्ट और टू लाउडली। आपको फास्ट नहीं बोलना है और ज़्यादा जोर से भी नहीं बोलना है। Learn about culturally sensitive words, signs and context for different cultures. दूसरों के कल्चर के लिए आपको क्या करना है? कल्चरली सेंसिटिव वर्ड्स, साइंस एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी समझना है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज प्लीज रिमेंबर टू। अब तो ये तो कम्युनिकेशन के बारे में था, अब हम लोग को अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा? कीप द एप्रोप्रिएट डिस्टेंस particularly with reference to culture, gender and authority figures. आपको बात करते समय एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन रखना है। किसके साथ? रेफरेंस में हम लोग देखते हैं कल्चर, जेंडर और अथॉरिटी फिगर्स के रेफरेंस में। ओके, टच ओनली इफ रिक्वायर्ड और नेसेसरी। आप तभी टच करो जब उसकी रिक्वायरमेंट हो या फिर उसकी ज़रूरत हो। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट इन एन इंटरव्यू सिचुएशन एंड बी सेंसिटिव इफ सच अ कम्युनिकेशन इज फ्राउंड अपॉन बाय अ कल्चर। आपको इंटरव्यू की सिचुएशन में क्या करना है? आई कांटेक्ट बनाना है और आपको तब सेंसिटिव हो जाना है जब कोई कल्चर को लेकर के आपको फ्रॉन कर रहा हो। लुक प्रेजेंटेबल एंड कॉन्फिडेंट। आप जब भी बात करो तो प्रेजेंटेबल लगो और अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखो। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टुगेदर प्रोवाइड a powerful medium of communication. If used properly and carefully, effective communication can convey the message immediately,
Advertisers make use of effective communication to make people buy certain products. Have you noticed how advertisements make use of well-known personalities, visual images, spoken and written words, and music so as to influence us to make us want to buy a particular car, soap, motorcycle or dress? Can you recall some of the well-known jingles? ठंडा मतलब कोका कोला, दाग अच्छे हैं, ढूंढते रह जाओगे. कैन यू रिकॉल एनी मोर सच फ्रेजेस? वर्बल और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है एक साथ मिलकर के एक पावरफुल मीडियम तैयार करता है कम्युनिकेशन के लिए. अगर हम लोग इस कम्युनिकेशन के ज़रिए को प्रॉपरली और केयरफुली यूज़ करें तो हम लोग जो भी कम्युनिकेशन कॉन्वे करेंगे वो इफेक्टिव तरीके में होगा और जो मैसेज जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं वो भी इमिडिएटली उस चीज़ को कैप्चर कर लेगा. जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन कितने इफेक्टिव तरीके से करते हैं ये तो आपको पता है. वो लोगों को किस प्रकार से किसी भी सर्टेन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए तुरंत मना लेते हैं एक एडवर्टाइजर्स. कैसे? आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे. तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेल नोन पर्सनैलिटीज़ का यूज़ करते हैं, विजुअल इमेजेस का यूज़ करते हैं. उनके बोलने का तरीका अलग होता है, उनके लिखे हुए शब्द अलग होते हैं और वो किस प्रकार से म्यूज़िक का यूज़ करते हैं ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी लोग को एक पार्टिकुलर कार, सोप, मोटरसाइकिल और ड्रेस खरीदने में. यहाँ पे कुछ वेल नोन जिंगल्स है एडवर्टाइजमेंट का, जैसे कि ठंडा मतलब कोका कोला, दाग अच्छे हैं, ढूंढते रह जाओगे. इसी प्रकार से कुछ और फ्रेजेस भी है. क्या आपको वो चीज़ याद है? बहुत सारे ऐड देते हैं आज तो हम लोग जब भी देखते तो ऐड आते रहते हैं और उसमें ऐसे ऐसे फ्रेजेस भी यूज होते हैं. Communication is a process of sharing meaning with each other in the world. However, the meaning attached to non-verbal communication differs from one culture to another. It is said that spoken language is about 7 to 35% of our communication. The majority of our communication is through non-verbal means. Thus, when verbal language seems to be unclear, we search for non-verbal cues to provide us with more information. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मीनिंग को शेयर करते हैं एक दूसरे से पूरी दुनिया में. ये जो मीनिंग होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से. और ये हर एक कल्चर के लिए अलग होता है. और ये कहा गया है कि जो लैंग्वेज है वो 7 से 35% तक हमारी कम्युनिकेशन में उसका हिस्सेदारी है. लेकिन जो ज़्यादा मेजोरिटी है हमारी कम्युनिकेशन का वो क्या है? नॉन वर्बल मीन्स. जब हम लोग वर्बल लैंग्वेज में कुछ अनक्लियरिटी पाते हैं, क्लैरिफाई नहीं होता हमारे लिए वो चीज़, तो हम लोग क्या ढूंढते हैं? नॉन वर्बल क्यूज़ को, जिससे हम लोग को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके. हेयर इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 14.3 एंड 14.5. सॉरी 14.4. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. यहाँ पे 14.5 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 14.4 होगा. ओके. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.